NSCL घोटाले में फंसे निवेशकों का 2.5 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उनके पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने NSCL FTIL मर्जर को मंजूरी दे दी है। ये फैसला FTIL प्रमोटर जिग्नेश शाह के लिए करारा झटका भी है, जो लगातार इस मर्जर का विरोध कर रहे थे। असल में NSCL निवेशकों के 5,500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। जांच एजेंसियों ने जो पैसे जब्त किए हैं वो कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। ऐसे में निवेशकों का पैसा वापस लौटाना संभव नहीं हो पा रहा है, जबकि 2,500 करोड़ रुपए का कैश FTIL के पास है। यानी मर्जर से निवेशकों का पैसा कुछ हद तक लौटाया जा सकता है, मगर यह फैसला भी कानूनी विवाद में फंस सकता है। FTIL ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया है। हम लोग कानून के पास जाएंगे। हमें वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड। बट जस्ट टू 2 पॉइंट में कहना चाहूंगा, जो मेरे पहले से उन्होंने बताया। सबसे पहले इनकी ये राय है कि जो भी शेयर होल्डर थे ये नए शेयर होल्डर है। आई थिंक ये राय ही गलत है। दूसरा, उन्होंने ये जो कहा कि जो उन्होंने बात की उसमें एक चीज है कि कहीं पर भी ये प्रूव हुआ है कि NSCL फॉल्ट में है, FTIL फॉल्ट में है। आई थिंक हम लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहां पर कोर्ट विल एस्टैब्लिश किसकी गलती थी। ये मर्जर अभी तक कहीं एस्टैब्लिश नहीं हुआ है ये NSCL की गलती थी। फॉरगेट NSCL की FTIL की गलती थी कि भी नहीं। और उसके आगे जाके आप 2 कंपनियों को मर्ज कर रहे हैं, एंड ये एक हमारे हिसाब से ये गलत हो रहा है। तो प्रशांत देसाई का कहना है कि FTIL और NSCL का मर्जर बिल्कुल गलत है। कुछ निवेशकों के लिए लिस्टेड कंपनी FTIL के शेयर धारकों को क्यों तंग किया जाए और उन पर क्यों उसका भार पड़े। इस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं चिराग शाह, वो NSCL के निवेशक रहे हैं, जी चंद्रशेखर कमोडिटी गुरु CNBC आवाज के, और MK वेणु सीनियर जर्नलिस्ट और फाउंडिंग एडिटर द wire.in भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पूरी चर्चा में स्वागत है आप सबका। वेणु, सबसे पहले ये बताएं कि इज दिस अ गुड आइडिया? क्या जो 2.5 साल से मामला लटका हुआ है उसका समाधान इसी तरह से मिलना था? तमन्ना, इसमें दो बड़ी इश्यूज हैं। मैं अगर आप मुझे टाइम दें तो बताऊंगा कि एक तो ये है कि लोगों का पैसा फंस गया जो ट्रेडिंग कर रहे थे कमोडिटीज में, और 5,000 करोड़ से ज्यादा। और अभी पिछले 2 साल में क्या हो रहा था, NSCL का ये दावा था कि ये पैसे को रिकवर करने के लिए हमने बड़े केसेस करे हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह डिफॉल्ट जिन्होंने करा उनसे लेके पब्लिक को पैसा देने का था। तो अभी तक ये बात सही कि अभी तक किसी कोर्ट ने ये प्रूव नहीं करा है कि, या किसी कोर्ट में ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये पूरी गलती NSCL की थी। तो इस पे कोर्ट ने अभी तक प्रोनाउंस नहीं किया। इसी वजह से FTIL ये कह रहा है कि वो कोर्ट जाके इसको चैलेंज करेगा, क्योंकि अगर इसको आप FTIL से मर्ज करेंगे तो FTIL के तमन्ना जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप FTIL की शेयर होल्डर होती तो आप यू वुड फील चीटेड, यू वुड फील रॉन्ग। और दूसरा, एक बहुत बड़ा कंपनी लॉ का मुद्दा यहाँ उठता है। एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, पिछले 40-50 साल में शायद पहली बार ही हो रहा है कि एक फोर्स्ड मर्जर किया जा रहा है। कल को और भी बड़ी ग्रुप कंपनी है जिसमें आपने देखा आजकल चर्चा चल रही है कि बैंकों को पैसा वापस नहीं किया। तो एक ग्रुप कंपनी जिसने टैक्स पेयर का पैसा वापस नहीं किया, उसको आप अगर मर्ज कर दें फोर्स करके उसी ग्रुप कंपनी में, और दूसरे ग्रुप कंपनी के शेयर होल्डर्स पे अगर वो लायबिलिटी आ जाए, तो ये इसमें बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। ये ऐसा प्रेसिडेंट पहले नहीं हुआ है। तो इसको जरा एग्जामिन करेंगे, अगर आगे जाके जो बॉम्बे हाई कोर्ट शायद नहीं, बिल्कुल कोर्ट तो एग्जामिन करेंगे, लेकिन फिर वेणु जी, और यहाँ पर चिराग शाह को मैं शामिल करना चाहती हूँ, जो NSCL के इन्वेस्टर हैं और ये फेस कर चुके हैं कि उनके पैसे कैसे लूटे गए। FTIL प्रमोटर कंपनी थी NSCL की, क्या आज जवाबदारी उनको नहीं लेनी चाहिए, ये सवाल है। और जो लोगों ने डिफॉल्ट किया, क्या उनको नहीं जवाबदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। चिराग जी। Okay. I would like to put a couple of things in perspective. I think ये जो लॉजिक दिया जा रहा है अबाउट शेयर होल्डर्स और फोर्स्ड मर्जर वगैरह, उसमें मतलब थोड़ा बहुत अगर कोई भी रिसर्च करेगा इस बात पे तो उनको समझ आ जाएगा कि जितने रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जितने हैं, वो रेगुलेटर्स मतलब अब सेबी, RBI, PFRDA, IRDA, सभी रेगुलेटर्स के पास ये पावर्स हैं कि उनके रेगुलेशन में जो कंपनी, उनके सुपरविजन में जो कंपनीज काम करती हैं, बिकॉज दीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक फेथ एंड ट्रस्ट। ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है कि आके लोगों का पैसा लेके लूट के चले जाए, ये एक्सचेंज है। FMC के पास
दुर्भाग्यपूर्ण है कि एफएमसी के पास वो पावर्स नहीं थे। तो एफएमसी ने तब जाके उन्होंने इस बात का रिकमेंडेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, क्योंकि एफएमसी के पास वो पावर्स नहीं है। कोई भी कॉर्पोरेट हिस्टोरियन याद कर ले कि हिंदुस्तान में 20+ बैंक्स हैव बीन फोर्सिबली मर्ज्ड and that was done under the powers granted to the Reserve Bank of India under the Banking Regulation Act. कभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की दुहाई देने कोई नहीं आया था, ना उनका पक्ष जानने कोई गया था, क्योंकि वो लॉ इतना स्ट्रिंजेंट बनाया हुआ है। नहीं, ये आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, इस केस की बात करते हैं। जी चंद्रशेखर जी, अब इस केस में NSCL और FTIL की मर्जर से क्या न्याय मिल रहा है, वो बड़ा सवाल है कि जिसने पैसे लूटे हैं, जिसने गलती की है, क्या उसी से जेब से पैसे निकल रहे हैं? नो, इसके पहले मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से काफी साफ है। पहला एक है NSCL जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज है, उसमें स्पॉट ट्रेडिंग के लिए जो लाइसेंस दिया गया था उसको नहीं करके उन्होंने फॉरवर्ड ट्रेडिंग शुरू किया। यानी NSCL के जितने एक्टिविटीज थे ज्यादा करके इलीगल अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज थे। तो एक बड़ा मुद्दा ये है कि इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। दूसरा है NSCL का प्रमोटर है FTIL, और जब एक सब्सिडियरी कंपनी जो गलत काम कर रही है उसका लायबिलिटी पेरेंट कंपनी में आना कोई, दिस इज नॉट अननेचुरल, दिस इज समथिंग विच इज नेचुरल। और तीसरा है जो FTIL के शेयर होल्डर्स आज ऑब्जेक्शन दे रहे हैं फॉर द मर्जर, उनको पहले से मालूम था कि व्हाट वाज हैपनिंग इन NSCL, उनको मालूम था कि NSCL FTIL का सब्सिडियरी है, तो दे कुड हैव एग्जिटेड द मार्केट। तो वो लोग को पूरी जानकारी के बाद भी दे हैव कंटिन्यूड टू रिमेन एज अ शेयर होल्डर। तो अब दे हैव नो वॉइस टू ऑब्जेक्ट, लॉजिकली दे शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिंग। और चौथा एक पॉइंट है कि दिस इज नॉट अ फोर्स मर्जर, और ए फोर्स मर्जर होगा तो भी दिस इज टू प्रोटेक्ट मार्केट इंटेग्रिटी, this is to protect public interest, क्योंकि this should become a landmark order which will set a precedent। बाकी लोगों को एक खास करके एक सबक सिखाने के लिए एक किया गया है, मैं ऐसा समझता हूं। एक और जो वेणु जी एक बात बता रहे थे कि ये किसी भी कोर्ट में ये सिद्ध नहीं हुआ है या प्रूव नहीं हुआ है कि क्या लायबिलिटी है, किसकी लायबिलिटी है वगैरह वगैरह, उसमें मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर है अक्टूबर 2015 का, जिसमें डिविजनल बेंच ने यह होल्ड किया है दैट दिस फाइनेंशियल मिसहैप हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द कल्यूजन ऑफ द मैनेजमेंट। देयर हैव बीन अकोमोडेशन एंट्रीज प्रोवाइडेड, देयर हैव बीन एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रोवाइडेड, देयर हैव बीन एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड फॉर मार्जिन्स, नो रिस्क मैनेजमेंट, एंड दिस हैज बीन हेल्ड टू बी अ डिपॉजिट। वेणु, तो इसमें जो राय बन रही है चंद्रशेखर जी की भी, कि इसमें कोई सीक्रेट नहीं था कि FTIL है प्रमोटर NSCL का, पेरेंट कंपनी को क्या बिल्कुल नहीं पता था कि क्या कर रही है NSCL, और क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? इसी पर जाकर पॉइंट अब रेस्ट करता है फाइनली। हाँ, नहीं तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके पैसे फंस गए उनको बिल्कुल उनको वापस मिलना चाहिए, और गलती हुई है और वायलेशंस हुए हैं, मगर आई एम ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मर्जर है, अगर ये प्रेसिडेंट बनता है तो कल को कॉर्पोरेट इंडिया में, इज कॉर्पोरेट इंडिया रेडी फॉर अ सिचुएशन वेयर लिमिटेड लायबिलिटी जो क्लॉज है उसको एक्सटेंड करके होल्डिंग कंपनी तक ले जाया जाए? और इस वक्त जो बैंकों का जो पैसा फंसा हुआ है, इतनी सारी ग्रुप कंपनीज पैसा वापस नहीं कर रही, वो सारा क्या होल्डिंग कंपनी में होना चाहिए कि नहीं? मैं ये और पैनलिस्ट से पूछ रहा हूं, अगर ये कंसेंसस है तो ठीक है, तो इसमें अगर कोर्ट अगर इसको जवाब देता है तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। जी चंद्रशेखर, इसमें कंसेंसस है कि नहीं ये मैं पूछ रहा हूं। ओके, चिराग का व्यू लेते, लेकिन उसके पहले जी चंद्रशेखर जी। नहीं, ये तुलना सही नहीं है। बैंकों से जो लोन कर्जा लेते हैं कस्टमर, उसका तुलना एक फ्रॉड, एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, उसका तुलना करना सही नहीं है। NSCL एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी है, काफी ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, और देयरफॉर इट हैज टू मेंटेन इट्स इंटेग्रिटी।
तो ये इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं किया गया है। जो मैनेजमेंट ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडल्ज्ड और प्रमोटेड फ्रॉड। नहीं, आप देखिए ना, जिग्नेश शाह FTIL में, जिग्नेश शाह NSCL में, जिग्नेश शाह आप बेल पर। जी वेणु, मैं कह रहा हूं कि RBI गवर्नर ने बोला है कि विलफुल डिफॉल्ट हुआ है, और भी जो ग्रुप कंपनी जो लोन इतने सारे जो डिफॉल्ट हैं बैंक लोन के, जिसकी वजह से मार्केट पिटा पड़ा हुआ है, उसमें विलफुल डिफॉल्ट के बहुत केसेस हैं और बॉर्डरिंग ऑन फ्रॉड के केसेस हैं। तो वहां पे भी यही चीज लागू हो सकता है। इनसे होना चाहिए कि नहीं, ये पूछिए। नहीं, इसमें सर दो बातें मैं रखना चाहूंगा। एक तो सबसे पहली बात, अब ये जो है सब्सिडरी वगैरह, जो सब्सिडरी कंपनी की पेरेंट कंपनी पे क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, यहां पे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि FTIL अगर इस एक्सचेंज का प्रमोटर नहीं होता तो ये एक्सचेंज ही नहीं होता, क्योंकि ये अनुमति एक्सचेंज खोलने की या चालू रखने की किसी आम आदमी को नहीं मिलती है। कि केवल 3 इंस्टीट्यूशंस थे जिनके प्रमोटेड स्पॉट एक्सचेंजेस को सरकार से मान्यता मिली थी, और FTIL ने अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए थे कि वो MCX इतने सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये लाइसेंस ग्रांट हुआ है। वो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो चंद्रशेखर जी ने अभी बताया कि फ्रॉड का जो इंटेंट है, आज NSCL की जितनी बोर्ड की मीटिंग्स होती थी, उसके सारे मिनट्स टेबल होते थे FTIL में। जिग्नेश शाह खुद FTIL के तरफ से नुमाइंदे थे NSCL के बोर्ड पे, एंड नॉलेज ऑफ द बोर्ड मेंबर इज नॉलेज ऑफ द कंपनी। टुडे FTIL सेइंग कि हमको ये बात मालूम नहीं थी, ये सरासर झूठ है, और ये एक तरह का ढकोसला है जिसको द वर्स्ट पॉसिबल वर्ड इट हैज टू बी कंडेम्ड एंड इट कैन नॉट हाइड बिहाइंड एनी कॉर्पोरेट वेल। अच्छा, एक जो दूसरी बात देसाई साहब कह रहे हैं और FTIL आज कह रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं निवेशकों के बारे में, जो NSCL के इन्वेस्टर्स थे। उनका कहना, और वेरियस इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि ये इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स थे या इनोसेंट्स थे या उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, और आप निवेश करते हो किसी भी इक्विटी में करते हो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करते हो, उसमें रिस्क होते हैं। इन्होंने रिस्क लिया और उनका नहीं पैसा वापस मिला, उनका हक शायद नहीं बनता है। ये आज FTIL पॉइंट लेकर आगे चल रही है। चंद्रशेखर जी, इस पर आपका व्यू? हाँ, नहीं, जो इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, दे न्यू, वो सब जानते थे क्या हो रहा है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट NSCL इन्वेस्टर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट NSCL इन्वेस्टर्स। हाँ, जिन्होंने NSCL में पूंजी निवेश लगाया है, उनको पता था कि NSE में कुछ घोटाला हो रहा है, वो उसकी जानकारी चाहिए हमें। दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, दैट हैज टू बी, क्या किसी को कोई मोटिव था, दैट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। नहीं, ये अलग बात है क्या उनको जानकारी थी घोटाले की। चिराग जी, मैं ये पॉइंट रख रही हूँ जो बार बार आया है इस पूरे 2.5 साल में, कि जो NSCL का इन्वेस्टर था वो कोई नॉविस नहीं था, उनको भी पता था कि इसमें रिस्क है, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और आपने वो रिस्क लिया। कभी रिस्क पे ऑफ करता है, कभी नहीं करता है। अच्छा, इसको दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। नंबर 1, इफ आज अगर मैं रिलायंस का शेयर खरीदता हूं या टाटा स्टील का शेयर खरीदता हूं या SBI का शेयर खरीदता हूं, मैं भली बात ही जानता हूं कि इसका प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको आप रिस्क इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। NSCL का जो प्रोडक्ट था वो ये था कि आप T+2 पे कोई चीज बाय करते हैं, साइमल्टेनियसली T+25 पे उसके ऊपर ब्याज दर चढ़ा के 1% ऊपर या 1.25% ऊपर आप वो चीज को सेल करते हैं। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते थे। उसमें एक्सचेंज ने गारंटी प्रदान की थी कि जो कमोडिटी है, जो सेलर है, जो T+2 पे निवेशक को सेल करेगा, उसकी कमोडिटी एक रेगुलेटेड वेयरहाउस में हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में पूरी तरह से रखी हुई है। वो हम बाय करते थे, T+25 पे हम उसको सेल करते थे, और वो वेयरहाउस रिसीट NSCL अपने कब्जे में रखता था, ये बोल के कि आपका T+25 का सेल ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास रहने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसको रिस्क नहीं बोल सकते। ये प्रशांत देसाई जी जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गुमराह करने की बात है, और नोविस हो चाहे ना हो, ये देश में किसी को लूटने की आजादी किसी को नहीं है। MK वेणु जी, यही पॉइंट है कि जो नियम बनते हैं, कायदे कानून बनते हैं, वो इस पर तो निर्भर नहीं करते कि इन्वेस्टर की मंशा क्या थी या उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या थी। रूल्स तो एक समान होने चाहिए, और यहाँ पर लोगों को लूटा गया, उनको मिसलीड किया गया, और उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा किसी ना किसी को। नहीं, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा।
मेरा एक ही लिमिटेड पॉइंट ये है कि अगर थोड़ा सा और टाइम देते, ये जो कोर्ट केसेस चल रही हैं, जो जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उनसे रिकवरी, क्योंकि हमारे आपको पता है कोर्ट केसेस भी हमारी लंबी चलती हैं बहुत, जितना रिकवर हो सकता है उसको वापस फिर इन्वेस्टर्स को दे के फिर जो बाकी बचा उसको अगर FTIL से रिकवर करते, चाहे मर्जर अभी करते या बाद में करते। 15 फरवरी तो डेडलाइन थी सरकार के लिए, 15 फरवरी की डेडलाइन थी सरकार के लिए। मैं तो तमन्ना मैं कह रहा अभी फिर जाके कोर्ट में फंस जाएगा ना, अभी कोर्ट में ये लोग स्टे ले लेंगे दोबारा से, अभी ट्रायल चलेगा। ओके, चलिए अब कोर्ट में आगे क्या होगा ये तो देखना होगा। फिलहाल चिराग और दूसरे निवेशक उम्मीद करेंगे कि ये मामला जल्द से जल्द निपट जाए। जी चिराग, लास्ट वर्ड। ओके, सी एक बात जरा एक मिनट लगेगा मुझे। एक लेमन ब्रदर्स क्राइसिस और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008-9 में, उसके रिस्पॉन्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जिनीवा के रिकमेंडेशंस इश्यू हुए थे, जारी हुए थे सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को, और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया में भी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन अथॉरिटी का प्रस्ताव ऑलरेडी सरकार के पास जा चुका है, और वो प्रस्ताव के तहत एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटी, इफ दे फेल, 100% liability should devolve on the shareholders and unsecured creditors. This is a stated point of fact. Okay. And it is a global precedent. चलिए ये आर्ग्यूमेंट्स आप कोर्ट में देखेंगे। बस लास्ट वर्ड आपसे जी चंद्रशेखर जी, जो पूरा एक कमोडिटी बाजार है वो हिल गया NSCL के स्कैम के बाद, क्या वो रिकवर हो पाएगा? हाँ, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इस मार्केट में है पिछले 2 साल में, और काफी टाइम लगेगा इससे कॉन्फिडेंस दोबारा मिलने में। मगर इस जो सरकार का एक लैंडमार्क ऑर्डर जो निकला है मर्जर का, वो जरा सा कॉन्फिडेंस को दोबारा लाएगा मार्केट में कि सरकार भी चिंतित है, सरकार भी कदम ले रही है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड सिग्नल फॉर द मार्केट कि गवर्नमेंट इज अ लिटिल प्रोएक्टिव एंड दे वांट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्राइसिस इन फ्यूचर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, वेणु और चिराग हमसे जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।